ठीक है, चलो तो शेयर कैपिटल अपन चालू करते हैं, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले शेयर मतलब शेयर इन द शेयर कैपिटल, और स्टॉक भी ये है, ठीक है ना। शेयर स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसमें कंपनी का पूरा शेयर कैपिटल डिवाइडेड होता है ना। ठीक है, इसकी डिटेलिंग तो नहीं करनी, जिसकी भी डिटेलिंग करनी है तो मुझे बताते जाना, है ना। मैं समराइज पॉइंट ऑफ व्यू से चलता जाता हूँ, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल जानते हैं, जो अपना किस में लिखा होता है, एमओए में, है ना। इसको अपन ने क्या नाम तरीके से, ड्रीम कैपिटल, है ना। ये वो कैपिटल है जो अपन अपने एमओए देते हैं कि भैया इतने तक हम कैपिटल रेज कर सकते हैं, है ना। वैसे ये चेंज भी हो सकता है, इसलिए लोग नॉर्मली बेसिक से करा लेते हैं रजिस्टर, और बाद में बढ़ाना हो तो बढ़ा भी लेते हैं। अरे समझ, इसको कम करना है तो कम भी कर सकते हैं, क्लीन कम कर, इसलिए कोई करता नहीं है, ठीक है। इशूड कैपिटल कौन होता है, जो पब्लिकली इशू होता है। इशूड कैपिटल मतलब कि फॉर सब्सक्रिप्शन, है ना, जो अपन ने इशू किया है, जिसमें अपन ने मांगा है सब्सक्रिप्शन। अब जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया उसको अपन क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, है ना। ठीक है, जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया उसको अपन बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है ना। अच्छा, फिर कॉल्ड अप क्या होता है, जितना मनी कंपनी ने मंगवाया है ना, जितना कॉल किया है। और पेड अप क्या होगा, जितना लोगों ने पे, जितना मनी रिसीव हुआ, है ना। ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए इसमें अपन ज्यादा टाइम खोटी करने की जरूरत है नहीं। क्लियर है ना। ठीक है, और इसका लगता है अकाउंट्स में भी देख ही लिया होगा तुम लोगों ने, है ना। चलो अब देखते हैं अपन काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है ना, है ना। तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी ये तो बेसिक है ही, लेकिन इक्विटी के फर्दर दो टाइप होते हैं, एक विद वोटिंग राइट और एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट, है ना। ठीक है, ये डायग्राम सा बना हुआ है, चार्ट सा। क्लियर है कि शेयर कैपिटल के दो टाइप होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। यहाँ तक तो अपन लोग देखते ही है, लेकिन ये विद वोटिंग वोटिंग राइट है और ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, जिनको डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलती है। प्रेफरेंस मतलब कि जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो पहले प्रेफरेंस का चुकाएंगे, फिर बचेगा तो फिर अपन बाकी को भी देंगे, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, इन अ केस वेयर अ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स शैल हैव अ प्रेफरेंशियल राइट टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, है ना। पहले इनको मिलेगा, अच्छा फिक्स रेट से मिलेगा या फिक्स अमाउंट मिलेगा, कुछ भी हो सकता है ना। फ्री ऑफ इनकम टैक्स मिले या सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स मिले, डजंट मैटर। क्लियर है ना। तो ये सब डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। फिर क्या है, प्रेफरेंशियल राइट एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब एक तो जब नॉर्मली प्रॉफिट होगा तब प्रेफरेंस मिलेगी, प्रॉफिट में प्रेफरेंस मिलेगी। और दूसरा, जब कंपनी वाइंड अप होगी तब जो रीपेमेंट होगा, है ना, तब प्रेफरेंस मिलेगी किसको, प्रेफरेंस शेयर्स को। यानी कि अगर कंपनी बंद हुई तो सबको वापस करते हैं पहले, क्रेडिटर एडिटर को, है ना। हेलो हेलो, उनको वापस करने के बाद कुछ बचा तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देंगे, फिर किसको देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तुम लोग की कोई क्लास चल रही थी क्या अभी, नहीं ना, ठीक है। मैं तो एकदम 7:30 सब लोग आ गए ना, इसलिए पूछ रहा था। चलो, शेयर कैपिटल शैल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वेदर और नॉट इट इज एंटाइटल्ड टू ईदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। मतलब कि शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर तब भी कहेंगे जब भले ही सरप्लस प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेशन हो या ना हो, है ना। तो पॉइंट क्या है, सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन एक पर्टिकुलर टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका नाम है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। तो इनका राइट क्या होता है कि इनको अपना फिक्स डिविडेंड तो मिलता है ना, उसके साथ साथ क्या मिलता है इनको, इक्विटी को जो मिलने वाला है उनके साथ में भी पार्टिसिपेशन मिल जाता है, ठीक है। है ना। और ऐसे ही वाइंडिंग अप में जब बढ़ता है तो उनका जितना पैसा है वो तो मिल ही जाता है, उसके बाद इक्विटी को जितना मिलता है एक्स्ट्रा, तो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू अगर मान लो बंद हो रही कंपनी तो भी हो सकता है कि प्रॉफिट हो जाए, सरप्लस असेट्स मिल जाए, तो वो जब जब बटेंगे तो भी इसी तरीके से होगा,
ठीक है बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. है ना। फिर क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल किसको कहेंगे, जो प्रेफरेंस नहीं है ना, तो सड़ी सी बात है। ठीक है, अब issue of shares with differential rights must be authorized by the articles. Issue of shares with differential rights must be authorized by the articles. मतलब अगर डिफरेंशियल राइट वाले शेयर इशू करने हैं, इसमें मैंने समरी बनाई थी बेटा, आपको याद हो तो, Yes, sir. है ना, कि ऑथराइज बाय एओए होना चाहिए, ओआर पास करना पड़ेगा बाय पोस्टल बैलेट। आ रहा है समझ में? ठीक है, इफ एप्लीकेबल। तो बड़ी Yes, sir. कंपनी मैक्सिमम इनका कितना हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू 26%, है ना। 74 सर इसका अमेंडमेंट। Yes, sir. है ना, एक सेकेंड, हाँ ये कितना हो गया, 74% हो गया। ठीक है, इसको ओपन 74 कर लेंगे। ठीक है बच्चे, भैया इतना ज्यादा क्यों हो गया? अब दिक्कत नहीं होगी ना इससे, मतलब पहले डिफरेंशियल राइट वाले जो थे वो अपन ने बोला था कि भैया किसी किसी को डिविडेंड एकदम बहुत ज्यादा मिल जाएगा या किसी किसी के पास पावर बहुत ज्यादा आ जाएगी, समझ आ रहा है। फिर इन्होंने इवेंचुअली नोटिस Yes, फर्क नहीं पड़ रहा है, और या तो फिर ये पॉलिटिकल मूव भी हो सकता है, यस ठीक है yes, ना, भैया. तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एज सच तो नहीं इसमें कुछ वो आ रहा, कोई पर्टिकुलर लॉजिक तो नहीं देखने में आ रहा है समझ में। Yes, sir. क्योंकि इसके लिए पार्लियामेंट्री कमेंट्री सुननी पड़ेगी, है ना, और वो भी तब जब उसमें मान लो कि उन लोगों ने डिस्कशन इस बात पे किया। अदरवाइज तो आजकल बिल जब पास होते हैं तो बहुत प्रॉपर कोई डिस्कशन तो हो नहीं पाता, समझ रहे, सीधे उठा करके कर देते Yes, हैं ये sir. लोग, है ना। ठीक है, Yes, sir. मतलब इसका फर्क कैसे पड़ेगा कि नॉर्मली लोग जो खरीदते हैं, आ रहा है समझ में। ठीक है, अगर आप मतलब वो वाले खरीद रहे हो ना, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले, तो वो सस्ते मिलते हैं, समझ रहे, क्योंकि उनमें आपको पावर Yes, नहीं मिलती। sir. आपको मैंने बताया था एक शेयर याद है, तो बताओ किसका है इस तरीके का क्या? डिफरेंशियल वोटिंग राइट। Pardon? हाँ बेटा, Pardon? मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने एक शेयर बताया था आपको एक्चुअल लिस्टेड कंपनी का, जिसने कि इस तरीके से शेयर इशू कर रखे हैं डिफरेंशियल वाले, याद है क्या उसका नाम याद नहीं आपको? भैया. टाटा मोटर्स। यस हाँ, टाटा मोटर्स। है याद? हाँ हाँ सर। हाँ भैया. ठीक है ना, तो ये फुली पेड ऑर्डिनरी शेयर्स कितने के हैं, 322 रुपए के, आ रहा है समझ में। ठीक है, लेकिन अगर मैं टाटा मोटर डीवीआर डालू, है ना, है ना, प्राइस, तो ये तुमको सस्ता दिखेगा। अरे चलो इसी में पढ़ लेते हैं, ये देखो ये 147 का है, समझ में आ रहा है। यस ठीक है, और ये सेम है, मतलब टाटा मोटर के अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो चाहे आप डीवीआर खरीद लो और या तो फिर आप क्या खरीद लो, नॉर्मल शेयर्स। ठीक है बच्चे, Oh, yes, sir. ये दिया था मैंने, चलो ठीक है। तो इसमें बड़े सारे प्रोविजंस है ना, क्या क्या थे, ठीक है, कंसिस्टेंट रिकॉर्ड पिछले 3 साल का होना चाहिए, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न में, है ना। ये मेनली याद करने वाला है बेटा, हेलो हेलो हेलो, तो ये हाँ इसलिए जी मैंने इसके प्राइस Yes, नोट्स दे sir. करोगे, पॉइंटर्स याद कर लो, है ना। कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना Yes, चाहिए sir. आपका, डिविडेंड में, डिपॉजिट में, डिबेंचर में और प्रेफरेंस शेयर्स में, आ रहा है समझ में, डी 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 Yes, पी, sir. है ना।
ठीक है, और कोई डिफॉल्ट है ना नहीं होना चाहिए, मतलब कि डिफॉल्ट है उसको ठीक कर दिया उसके बाद 5 साल हो गए तो ये कर सकते हो। तो ये वाले ऐसे वाले डिफॉल्ट है जो अगर हुए हैं तो उनको ठीक कर दोगे और 5 साल हो गए उसके बाद डिफरेंशियल राइट वाले शेयर इशू कर सकते हो, है ना। तो ये सबसिस्टिंग मतलब कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए सबसिस्टिंग वर्ड का मतलब। और पिछले 5 साल में कोई नहीं होना चाहिए ऐसा डिफॉल्ट जो सुधारे हुए 5 साल हो गए, ठीक है। Yes. तो टर्म लोन का रीपेमेंट या उसके इंटरेस्ट का स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या होते हैं, याद है? Legal dues. एम्प्लॉय से ट्यूशन रिलेटेड करने पीएफ पर अभी वगैरह। करेक्ट है ना। और आईपीएफ तो पता होगा सेक्शन 125 का, है ना। हाँ, ठीक है। यस सर। अच्छा, पिछले 3 साल में आपके ऊपर कोई पेनल्टी ना लगी हो, किस किस की? ना आरबीआई की, ना सेबी की, ना एससीआरए की, ना फेमा की, ना एनी अदर स्पेशल एक्ट की। तो ये सब जब आप निभाओगे तब आप क्या इशू कर पाओगे, तब जाकर के आप क्या इशू कर पाओगे, चल राइट। डिफरेंशियल राइट वाले शेयर। तो इसका जो केस आता है वो किस तरीके का आएगा, आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, उसमें सबसे पहले बोला जाएगा कि कंपनी ने डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर इशू किए, और फिर एक आपको ऐसी बात दी जाएगी जिसको देख करके आपको लगेगा कि हाँ कंपनी ने ये डिफॉल्ट कर दिया। आ रहा है समझ में? तो आपको मेंटली उन डिफॉल्ट्स को इनमें से किसी डिफॉल्ट से मैच करना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो। तो अगर वो इनमें से किसी डिफॉल्ट से मैच हो गया यस सर। तो ये डिफरेंशियल राइट वाले शेयर इशू गलत किए कंपनी ने। और अगर मान लो कि वो डिफॉल्ट में थोड़ा बहुत उन लोगों ने ऐसा किया नहीं, अभी 4 ही साल हुए हैं, जैसे ये 5 साल वाला है, ठीक है ना, तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लो कि डिफॉल्ट किया और बोला कि 6 साल हो गए, है ना, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। कि जब केस लॉ आता है तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए सबसे बेस्ट है कि याद ही कर लो उसको। समझ में आ रहा है? ठीक है। यस सर। या यस। हर सिचुएशन को कर पाओगे, अगर तुम इसमें से पॉसिबल सिचुएशंस बनाने जाओगे तो 1000 से ज्यादा बन जाएंगी, ठीक है। क्योंकि केस यस सर। यस नहीं है। सर मैं एक केस बनाऊं जिसमें डिविडेंड का डिफॉल्ट करवा दूं, समझ में आ रहा है? मैं एक केस बनाऊं जिसमें डिपॉजिट का डिफॉल्ट करवा दूं, ठीक है। अच्छा, अब डिपॉजिट में मैं क्या डिफॉल्ट करवाऊं, मान लो कि ये मैच्योर डिपॉजिट है, उसके रीपेमेंट में नहीं, मैं इशू में कुछ प्रॉब्लम करवा दूं कि डिपॉजिट के इशू के टाइम पे ये डिफॉल्ट कर दिया इन्होंने। समझ में आ रहा है? ठीक है। और अब कंपनी क्या करना चाह रही है, डिफरेंशियल राइट वाले शेयर इशू करना चाह रही है। मतलब तुम पॉसिबिलिटी समझ रहे हो कि अकेले डिपॉजिट में मैं 50 तरीके के केस बना लूंगा। यस सर। यस सर ये आपको प्रोविजन याद रहेगा तो आप इसको कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मल्टीपल आपका, ठीक है बच्चे, है ना। ठीक है, उससे आपको याद रहेंगी, ठीक है। रीजनेबल इसमें याद रहा तो किस्मत वाली बात हो जाएगी। फिर रीजनेबल अगर याद रहा तो क्या होगा कि भाई फिर या तो आपके वाली फंस गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बारीक सी कोई केस की बात कर दी उनने तो दिक्कत हो सकती है ना बेटा। फिर क्या है, यस। है ना, स्पेशल पॉइंट क्या है, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स जो वोटिंग वाले उनको नहीं कन्वर्ट कर सकते, मतलब डिफरेंशियल वाले फ्रेश इशू ही करने पड़ेंगे आपको, है ना। और क्या था, रजिस्टर ऑफ मेंबर में डिस्क्लोजर देना कि ये कौन से वाले हैं, डिफरेंशियल वाले हैं, यस। ठीक है। उसके बाद फिर बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना, आ रहा है समझ में? ठीक है ना, जिस साल में इशू किए गए हैं, ठीक है बच्चे, यस सर। है ना। तो इसमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। तो ये यस क्वेश्चंस सर। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, आप प्रोविजन से चलना, इसमें जितने क्वेश्चन हैं और आपके जो पास पेपर्स के हैं वो तो कर ही लेना, समझ में आ रहा है? उससे आपको एरिया पता लग जाएगा कि किस एरिया से जनरली ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ रहा है? फिर उस एरिया के प्रोविजन उठा करके अच्छे से कर लेना, ठीक है बच्चे। यस सर। फिर क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर, तो डेफिनेशन में तो डिफरेंस है ही है, डेफिनेशन का रेफरेंस तो आपको पता ही होगा मुझे लगता है ना बच्चे। यस सर। फिर क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड, है ना। तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज पेड इन प्रायोरिटी टू इक्विटी शेयर्स,
है ना, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को पहले डिविडेंड मिलता है, इक्विटी को बाद में। अमाउंट रेट इनका फिक्स्ड रहता है और इनका जरूरी नहीं है कि कितना मिलेगा, कुछ कह नहीं सकते। समझ में आ रहा है? जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से जितना बीओडी ने सोचा कि बांटेंगे उतना मिलेगा, ठीक है Yes, sir. है ना? Sir, हाँ बेटा। जो आपने हम लोगों को वो वाला दिया था, समरी वाला, उसमें एक पॉइंट था और वो समझ नहीं आया था। समझ ये डिफरेंशिएट, हाँ, डिफरेंशिएशन का एक पॉइंट था, ये पुटिंग ग्रोथ वाला। अरे कुछ और आ गया, ये वोटिंग राइट्स है नहीं, ये कुछ और आ गया है बेटा, है ना, धोखे से छप गया है ये, ठीक है। यस सर। ये ना इसमें से कोई होगा, वोटिंग राइट के पहले वाला कौन सा है, ये है, टाइम ऑफ रीपेमेंट वाला होगा वो, हो सकता है वॉइस ओके नोट सर। होंगे, ठीक है। यस सर, यस सर। Yes, sir. अरे पता नहीं कहाँ से आ गई ठीक है, चलो, है ना, ठीक है। बताओ इसमें कोई, हाँ, फिर बोनस शेयर्स वगैरह किसको मिलते हैं? अच्छा, चलो पहले यहाँ से ऊपर से करते हैं ना। टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल किसको मिलेगा पहले? प्रेफरेंस को, प्रेफरेंस को, है ना। वोटिंग राइट किसको मिलेंगे? इक्विटी को, Equity shareholders. है ना। प्रेफरेंस को कभी कभी मिलेंगे, किस केस में मिलेंगे? 2 साल से उसका डिविडेंड ना दिया हो, 2 साल से उसका डिविडेंड नहीं आया हो। हाँ, sir. है ना। यस सर। शेयर राइट शेयर किसको मिलेंगे? Sir, existing इक्विटी, shareholders को। अबे इक्विटी को कि प्रेफरेंस को? अपन इक्विटी प्रेफरेंस का अच्छा, डिफरेंस, इक्विटी को। equity. इक्विटी। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ अरियर, मतलब किसी साल नहीं दे पाए, इक्विटी को नहीं दे पाए तो नहीं दे पाए, समझ रहे? यस लेकिन अगर सर। दे पाए तो, प्रेफरेंस में क्यूमुलेटिव वैल्यू को बस। है ना, अगले साल अपन दे देंगे, है ना। जो क्यूमुलेटिव होते हैं उनका अक्यूमुलेट कर लेंगे, ठीक है। यस सर। फिर नेचर ऑफ शेयर्स, शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, है ना। ये बात तो अपन सोगा में ही पढ़ चुके हैं, यस सर। ठीक, एक के टाइम पे। नंबरिंग ऑफ शेयर्स, यानी फिजिकल शेयर्स में नंबरिंग होती है। जो डीमैट वाले शेयर होते हैं, समझ रहे हैं, जो सॉफ्ट में अपन करते हैं उनमें कोई नंबरिंग नहीं होती, ठीक है। यस सर। ठीक है, उसके बाद फिर शेयर सर्टिफिकेट, है ना। शेयर सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी है, सबको इशू करना ही पड़ता है, यस। ठीक है ना। और मेन एविडेंस होता है वैसे तो शेयर सर्टिफिकेट। अब पहले तो वही मेन होता था और कुछ तो होता ही नहीं था, Yes, sir. है ना। अब तो क्या हो गया यस कि सर। थोड़ा सा सिनेरियो बदल गया है ना बेटा, है ना। यस सर, डीमेट आ गया। हाँ, डीमैट आ sir. गया, ठीक है। Digital हो गया। तो शेयर सर्टिफिकेट में बोला है कि भैया फिर भी फिजिकल तो होता ही है ना, उसके बदले में उसी को डीमैट करते हैं, मतलब एक फॉर्मली आपको एक प्रिंट तो करना ही पड़ता, मतलब इस तरीके का है। यस सर। फिर क्या बोल रहा है वो कि every certificate shall be signed by 2 directors or by a director or a company secretary whether the company, if the company has appointed company secretary। ये जो पॉइंट है इसको कॉमन निकाल लेना, समझ में रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यस सिग्नेचर, सर। है ना, बहुत सारी जगहों पर होगा, क्लियर है। तो उसमें जहां जहां थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन हो उसको निकाल करके रख लेना, क्योंकि ये वाला प्रोविजन किसी ना किसी रूप में तो आता ही है, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साइन में, चाहे बोर्ड रिपोर्ट के साइन में, सुंदर है, चाहे कंसोलिडेटेड के साइन में, कुछ तो भी मतलब इसमें आ जाता है, ठीक है। यस सर। मीनिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है। Yes, फिर sir. कॉमन सील कंपलसरी तो है नहीं, तो इट मे और मे नॉट हैव, कंपनी मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील, लेकिन अगर है तो फिर लगानी पड़ेगी सर्टिफिकेट में, है ना। इन केस इट है यस सर। ना। फिर ओपीसी के केस में सर्टिफिकेट का कुछ नहीं है, क्योंकि एक अकेला बंदा है, तो डायरेक्टर साइन कर देगा एंड द कंपनी सेक्रेटरी, है ना, और बाय पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस। बोर्ड, बोर्ड कहाँ से बनेगा, एक अकेला डायरेक्टर, ठीक है बेटा, है ना। कुल यस मिलाकर सर। डायरेक्टर।
है ना, अपन मान लेंगे कि डायरेक्टर ने साइन किया है, अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉनिकली भी साइन किया है ना, बस रबर स्टैम्प से मत करना, आ रहा है समझ में, क्योंकि वो कोई भी प्रिंट करा लेता है ना, इंग्रेव कर देना, मतलब Yes, कागज sir. कागज उगिर जाए, मतलब समझ रहे हो, है ना, ठीक Yes, है। sir. फिर क्या बोल रहे हैं कि मैनर ऑफ इशू, है ना, तो सीजी जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है तरीका, ठीक है, डुप्लीकेट इशू करने का, मेन इशू करने का, फॉर्मेट को लेकर के, और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के पर्टिकुलर्स को लेकर के, इन सबको लेकर के सीजी रूल्स बना सकती है, बनाए भी हैं रूल्स तो अपन पढ़ते ही हैं, ठीक है ना बच्चे। अब देखो Yes, sir. डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कैन बी इशूड अगर आपने ये साबित कर दिया कि आपका जो ओरिजिनल है वो लॉस्ट हो गया, या डिफेस्ड है, कुत्ता खा गया, सॉस गिर गई, याद है, तो वो जो है फटा फुटा वो आप क्या कर दो, वापस कर दो कंपनी को, समझ में आ रहा है, Yes, ठीक है, हाँ सर, टोटल गुम ही उसको गया है निकाल तो देना पड़ेगा। केयर वगैरह करनी पड़ेगी, है ना, ठीक है। यस अच्छा, सर, अनलिस्टेड के केस में डुप्लीकेट जो है वो 3 महीने के अंदर इश्यू हो जाएगा, 3 लिस्टेड महीने के, के अंदर लिस्टेड 45। अब जैसे ये टाइम लिमिट देते हैं ना, तो यहाँ पर फिर केस लॉ की पॉसिबिलिटी, मतलब देखो मेरा पॉइंट समझना, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये बात इंपॉर्टेंट है, मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर पॉसिबल है, आ रहा है समझ में, ठीक है yes, sir. है ना, ठीक है। फिर शेयर्स हेल्ड इन डीमैट फॉर्म, तो डीमैट फॉर्म में होंगे तो ऑब्वियसली बात है, बेनिफिशियल ओनर जो है, बेनिफिशियल ओनर मेंबर्स ही रहेंगे, मेनली यहाँ पर पिक्चर में कौन आ जाएगा, डिपॉजिटरी, आ रहा है समझ में, हमारे देश में 2 Yes, डिपॉजिटरी sir. हैं और CDSL, NSDL, CDSL. NSDL CDS सर, यस सर, ठीक है ना, शैल बी द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पर्सन, तो बेनिफिशियल ओनर का नाम जो लिखा हुआ है रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी में, उसी को मेन मेंबर माना जाएगा, ठीक है, उसी को मिलेंगे सारे अधिकार, ठीक है। Yes, टाइम sir. लिमिट, ठीक है, अलॉटमेंट मतलब फर्स्ट टाइम, है ना, तो फर्स्ट टाइम में कितने दिन मिलते हैं, 2 महीने, यानी अलॉटमेंट के समय 2 महीने के अंदर अंदर शेयर्स दे दो, और है ना, इन केस ऑफ एनी अलॉटमेंट तो विद इन 2 मंथ्स, इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर का अलॉटमेंट है 6 महीने है तुम्हारे पास टाइम, और जनरल ट्रांसफर में 1 महीने, ठीक है बेटा, Yes, sir. यस है ना। सर, फिर शेयर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो एस्टॉपल क्रिएट हो जाता है, एस्टॉपल का मतलब कि आपका एक अधिकार क्रिएट हो जाता है कि भैया मैं, शेयर अगर मेरे पास है तो मतलब मैं ही मालिक हूँ, मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि आप ओनर हो कि नहीं हो, तो आप क्या करोगे, ये देख शेयर सर्टिफिकेट, इस पे मेरा नाम लिखा, मतलब मैं ओनर, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। Yes, sir. तो कंपनी ने अगर इशू किया है शेयर सर्टिफिकेट तो कंपनी कभी उसको डिनाई नहीं कर सकती, आ रहा है समझ में, कंपनी की तरफ से आया, अब बंदे ने नकली बना लिया तो वो नकली है, लेकिन कंपनी की तरफ से आया तो फिर कोई, अगर कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई तो भी वैलिडिटी उसकी खत्म नहीं होगी, शेयर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म नहीं होगी, ठीक है बच्चे, Sir. है ना। तो ये एक तो टाइटल का एस्टॉपल है कि भैया आप मालिक हो, और एक पेड अप का एस्टॉपल है कि भैया हाँ इतना आपने पे कर दिया है, आ रहा है समझ में, बेसिकली एस्टॉपल यहाँ पर सबूत, प्रूफ की तरह अपन यूज कर रहे हैं इस टर्म को, एस्टॉपल को, आ रहा है समझ में, प्रूफ एज टू टाइटल Yes, sir. एंड प्रूफ एज टू पेड अप अमाउंट, ठीक है बच्चे, है ना, ठीक है। Yes, sir. ज्यादा फास्ट हो रहा है, स्लो करें या ठीक चल रहा है, हेलो, ठीक है ठीक भैया। चल रहा है, sir. ठीक है ना, है ना, चलो, उसके बाद फिर Yes, वोटिंग sir. राइट्स, है ना, तो वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है, एवरी इक्विटी शेयर होल्डर शैल हैव द राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर अ कंपनी, है ना, तो सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट है, राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन, है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है, अगर वोटिंग बाय पोल Yes. हुई, ठीक है, तो वोटिंग राइट किस तरीके से होगा, जितने शेयर उतने वोट, समझ में आ रहा है, शेयर्स के प्रपोर्शन में होगा मतलब, Yes. है ना। और दूसरा वाला कौन सा तरीका होता है, वोटिंग बाय, कौन सा होता Postal है, ballot. वोटिंग बाय, और तीसरा कौन सा होता है पोस्टल बैलेट के अलावा, पोस्टल बैलेट में भी जितने शेयर Show उतने वोट, of hands. शो ऑफ हैंड्स, Circulation वाला. शो ऑफ हैंड्स में क्या अंतर होता है, पोल ऑफ शोर, पोल और शो ऑफ हैंड्स में क्या अंतर होता है, Show of hands में 1 person 1 vote. 1 वोट 1% होता है, है ना, उसमें और सबकी इक्वल वैल्यू होती है,
शेयर वाला, है ना? हाँ, ठीक है? सारे शेयर्स की इक्वल वैल्यू होती है और पोस्टल बैलेट में शेयर्स के हिसाब से होता है। वो है ना? शेयर वाली वोटिंग जो सर मतलब ऐसे। हाँ, शेयर वाली वोटिंग, है ना? वोटिंग बाय पोल मतलब शेयर वाली वोटिंग, ऐसे याद रख सकते हो। गुड, याद है तुमको। चलो, प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट, तो नॉर्मली तो इक्विटी पास रहती है, तो जिसके पास जितने शेयर उसके पास उतने वोट। अब अगर मान लो कि प्रेफरेंस शेयर को भी कभी कभी वोटिंग का राइट मिलता है ना? तो फिर अपन प्रेफरेंस और इक्विटी सबको टोटल कर देंगे, फिर देखेंगे किसके पास कितने शेयर, उसके पास उतने वोटिंग के राइट। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें टेक्निकल डिटेल्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जब लिखोगे तो वो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब उतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, इसमें टेक्निकल डिटेल में जाएंगे तो फंसेगी कहानी थोड़ी सी, कि कितना एग्जैक्टली प्रोपोर्शन और क्या इसका रियल है और क्या नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर उस पर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता तो ही वो काम का है, अदरवाइज फिर वो कुछ खास काम का नहीं है। समझ में आ रहा है? आप जो भी लैंग्वेज लिखोगे मेरे हिसाब से ये लाइन याद कर लेना। आ रहा है समझ में? ठीक है, वोटिंग यस सर। उसी प्रपोर्शन में होगी जिस प्रपोर्शन में पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर के रेशियो में है ना? मतलब पूरी कंपनी का इक्विटी और प्रेफरेंस का जो रेशियो है, उस रेशियो में प्रेफरेंस और इक्विटी को वोटिंग राइट मिलेंगे जब टोटल लोग वोटिंग करेंगे। ठीक है, यस सर। फिर क्या है? वेरिएशन, क्या आप चेंज कर सकते हो? है ना? इसका नॉर्मल जवाब तो नहीं, है ना? लेकिन अगर कर सकते हैं कब? जब एमओ, ये लिख लिया था ना आप लोगों ने? हेलो, यस सर। एमओ और एओ में ऐसा लिखा हो कि चेंज करना है, और या तो फिर ठीक है नहीं लिखा है, पर जब शेयर इशू कर रहे थे तब वेरिएशन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं लिखा था। ये देख लो एक बार, ये समझ में आया कि नहीं तो मैं बता देता हूँ। यस सर। है ना? बताऊं क्या, समझाऊं क्या? आगे सर। आगे यस सर। यस सर। मैंने अगर वेरिएशन करना है तो टोटल वैल्यू के 75% वैल्यू के शेयर होल्डर्स, है ना, राइटिंग में अग्री करें कि कर लो चेंज, तो कर सकते हैं, है ना? और या पास कर लो, है ना, उन लोगों के बीच जिनके राइट्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो उसको इंग्लिश में भी देख लो, है ना? राइट्स अटैच्ड टू शेयर्स ऑफ एनी क्लास मे बी वेरीड इफ पावर टू वेरिएशन इज कंटेन्ड इन मेमोरेंडम। ठीक है, और आर्टिकल्स, फिर वेरिएशन प्रोहिबिटेड नहीं है बाय द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ सच शेयर्स, है ना, तो भी कर सकते हैं। मे बी वेरीड इफ सच वेरिएशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द टर्म्स ऑफ इशू, है ना? इन केस नो सच पावर इज कंटेन्ड इन मेमोरेंडम आर्टिकल, मतलब मेमोरेंडम आर्टिकल में नहीं लिखा है तब भी अपन चेंज कर सकते हैं अगर इशू में मना नहीं किया है तो। यानी जनरली वो बोल रहा है कि शेयर होल्डर्स के राइट्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा? कंसेंट चाहिए 3/4 से, है ना, और फिर ऑफ दैट क्लास, और या तो फिर एसआर पास करना पड़ेगा। एक्चुअली 3/4 और एसआर ऑलमोस्ट सेम है ना? तो सेपरेट मीटिंग करनी चाहिए उन लोग के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यस फिर कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अदर क्लास ऑल्सो। ठीक है ना? तो अगर इनके वेरिएशन हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर क्लास के, लेकिन उसके दूसरे लोगों का भी इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि देखो अगर मान लो मैंने किसी एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को बोला तुमको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरे को कम मिलेगा ना। फिर समझ में आ रहा है? तो हम बोले सिर्फ हमारा चेंज हो रहा है, ऐसा थोड़ी हो रहा है भाई, टोटल पैसे ही कम बचेंगे अब तो। हेलो हेलो, सर। है ना? तो क्या होगा फिर? उनसे भी पूछना पड़ेगा एसआर पास करके, यस सर। है ना? ठीक है, ठीक है ना? फिर क्या है? राइट्स ऑफ डिसेंटिंग, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा दुखी है कि नहीं नहीं मत ही करो, आ रहा है समझ में? तो वो लोग फिर अगर नहीं मानी कंपनी तो वो ट्राइब्यूनल के पास चले जाएंगे। हाँ, हालांकि ऐसे यस सर। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10%। अगर ऐसे लोगों की संख्या कम से कम 10% है, ठीक है ना, तो हैड नॉट कंसेंटेड टू सच वेरिएशन और हैड नॉट वोटेड इन फेवर ऑफ द एसआर फॉर सच वेरिएशन, ठीक है ना, तो वो लोग क्या करेंगे? यस सर।
है ना, वेरिएशन के 21 दिन के अंदर अंदर, है ना, जब कंसेंट उन लोगों ने वो कर दी, एसआर जब पास हुआ कंपनी की तरफ से, एसआर पास हुआ मतलब सारे लोग अग्री हुए ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं। तो जो भी लोग दुखी हैं वो लोग ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, बोलेंगे यार हम तो रेडी नहीं है, ये फिर भी कर रहे हैं चेंज और ये सारा कुछ, ठीक है ना। तो फिर ट्राइब्यूनल हो सकता है, ट्राइब्यूनल बहुत सारे फैक्ट सर्कमस्टेंसेस पैसे देख करके करेगा, है कि नहीं, क्लियर है ना। तो ऑर्डर ट्राइब्यूनल शैल बी बाइंडिंग ऑन द शेयर होल्डर्स, ठीक है, उस ऑर्डर को फाइल कर देंगे आरओसी के पास, क्लियर है ना। Yes, sir. फिर क्या है, कॉल्स ऑन शेयर्स ऑन सेम क्लास टू बी मेड इन यूनिफॉर्म बेसिस, मतलब कि अगर मान लो अलग अलग क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स है ना, ठीक है, मतलब सॉरी सेम क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स है, सेम क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स है, तो जब कॉल करोगे, कॉल अमाउंट मंगवाओगे ना, Yes, है sir. ना, तब भेदभाव मत करना, समझ में आ रहा है, Yes, sir. ठीक है ना। तो कॉल शैल बी मेड यूनिफॉर्मली ऑन ऑल शेयर्स फॉलिंग अंडर द सेम क्लास, ठीक है। अलग अलग पेड अप है तो Yes. सेम क्लास, है ना, सेम क्लास में अलग अलग पेड अप है ना, अलग अलग पेड अप है, तो अलग अलग मंगाएंगे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जिसका ज्यादा बचा उससे ज्यादा मंगाएंगे। अब वो बोल रहा है अरे तुम मुझसे तो 3 रुपए मंगा रहे हो, हमसे तुम 7 रुपए मंगा रहे हो, तो हम बोलेंगे अरे तेरे बचे ही 7 थे, समझ में आ रहा है कि नहीं। हेलो, Yes, sir. कॉमन सा लॉजिक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, Yes, sir. है ना, ठीक है, चलो। Yes. फिर अदर राइट्स, द अमाउंट पेड एज कॉल्स इन एडवांस इज नॉन रिफंडेबल, अरे सॉरी आगे चले गया, हाँ, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस क्या है, मेंबर जो है वो एक्स्ट्रा पे कर सकता है ना, लेकिन कंपनी तभी रख सकती है जब आर्टिकल्स में ऐसा लिखा हो, हेलो हेलो, Yes, sir. है ना। और अगर आपके ऊपर वो टेबल एफ लगता है ना, मतलब आपने मॉडल आर्टिकल में से हटाया नहीं है, हटाया नहीं है, तो क्या होगा, 12% से इंटरेस्ट देना पड़ेगा. नहीं मैक्सिमम 12% है ना, हाँ, yes, सही. ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है ना, ठीक है, ये समझ गए क्या कॉल्स इन एडवांस वाला पूरा प्रोविजन, Yes, sir. कभी कभी चोटर पोटर प्रोविजंस भी आ जाते हैं, है ना। फिर क्या बोल रहा है, अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें, हेलो हेलो गाइस, सुन रहे हैं ना सब मुझे, Yes, sir. भैया अजीब अजीब डिटेल्स होंगी, समझ में आ रहा है, घबराना मत, Yes, sir. क्योंकि ये जो घबराहट है ये नंबर कम करा देती है, आ रहा है समझ में, ठीक है, मतलब जैसे ये जो प्रोविजन है ना, ये ताबीज है, ताबीज समझते हो कि नहीं, है ना, जो भूत से Yes, बचाता sir. है, तो उसको लेके जब जंगल से निकलोगे, है ना, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत सारे भूत तुमको डराएंगे, लेकिन तुम ताबीज पे भरोसा रखना, समझ में आ रहा है, सारे भूत तुमको डरा जरूर रहे हैं, लेकिन कोई भी तुमको कुछ नहीं कर पाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, एक आध भूत आके पैर ऐर में मार देगा तुमको, क्लियर है, ठीक है, लेकिन तुम जान से नहीं जाओगे, रिलेट कर पा रहे हो कि मैं सिंपल एग्जांपल बताओ, Yes. हाँ, समझ में आया कि नहीं, हाँ सर, बहुत अच्छे से रिलेट कर रहे हैं। Yes, sir. है ना, ये एक्चुअली में पता कैसे रिलेट होगा, तुम एक काम करना, तुम ना जैसे कोई तुमने चैप्टर पढ़ लिया है, आ रहा है समझ में, ठीक है, कोई चैप्टर यस सर। पढ़ो, नहीं यार इसमें इंडिविजुअल चैप्टर में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे तुम काफी कुछ पढ़ लो,
और उसके बाद फिर क्या करो, एग्जाम का क्वेश्चन उठाओ। अब वो उस चैप्टर का होगा जो चैप्टर तुम पढ़ चुके हो, है ना। जब मान लो वो Yes. चैप्टर पढ़, तब वो क्वेश्चन तुमको ऐसी ऐसी डिटेल देगा, तुमको लगेगा कोई प्रोविजन छूट गया तुम्हारा। हेलो हेलो, है ना। Yes. लेकिन सबसे खास बात ये कि सजेस्टेड आंसर्स भी, समझ आ रहा है? बहुत पुराने क्वेश्चन मत देखना, क्योंकि तब तो प्रोविजन भी डिफरेंट ही थे। समझ आ रहा है? देखो मेरी बात सुनना, एग्जाम के क्वेश्चंस में 3 तरीके की चीजें आएंगी। समझ आ रहा है? जो तुम पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस देखोगे, एक होंगे उसमें ओल्ड प्रोविजंस जो कि डोंट एग्जिस्ट, है ना। अब वो एग्जिस्ट नहीं करते। कुछ होंगे, Yes. मान लो कि 2016 में एक क्वेश्चन आया जो बहुत अजीब था, समझ रहा है, लेकिन वो हो सकता है उसका इफेक्ट 2016 के अमेंडमेंट के कारण, है ना। ये बात अब आपको पता नहीं चल पाएगी, लेकिन आप ये भरोसा कर लो बस सीधे सीधे, समझ रहे, कि जो बहुत डेप्थ वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, समझ रहे, जिसमें एकदम बारीकी में कुछ पूछ लेते हैं, वो उसका मेन सोर्स अमेंडमेंट ही होता है। समझ में आया क्या? हाँ. ठीक है। बाकी के जो जेनरिक हैं, बाकी के क्वेश्चन जेनरिक हैं, और इनको हम इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आपसे बन जाने चाहिए। इनमें मैं बात कर रहा हूं कि कुछ अजीब डिटेल अगर होगी तो उससे घबराना मत। इसके सजेस्टेड आंसर जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार जिस डिटेल पे हम परेशान हो रहे थे, समझ में आ रहा है, उसका तो कुछ करना ही नहीं, हमको तो अपना सिंपल प्रोविजन लिखना था। गाइस, इसकी टेस्टिंग कभी भी क्वेश्चन के साथ सीधे आंसर मत पढ़ना। क्या करोगे? क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद अपना आंसर निकालो। हेलो हेलो हेलो, Yes, हाँ sir. भी मेंटली या रफ में पूरा फ्रेम करो। समझ में आ रहा है? एग्जाम का क्वेश्चन उठाओ, रफ में पूरा फ्रेम करो। ठीक है बच्चे, है ना। Yes, और sir. उसके बाद लुक एट द सजेस्टेड आंसर। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। Yes, sir. तो उस समय जो तुमसे गलतियां होंगी, समझ में आ रहा है, वो तुम्हारे ठीक होते जाएंगी। गलतियां किस टाइप की हो सकती हैं? क्वेश्चन ध्यान